गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट टर्म पे हम लोग 11th में सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ रहे थे। और सेल डिवीजन में और सेल साइकिल में हमने सेल साइकिल पूरी पढ़ ली थी और सेल डिवीजन की एक जो स्टेज होती है माइटोसिस, जो कि सोमैटिक सेल्स में होती है, वो पढ़ा। मेरी आवाज आ रही है ना? तो हमने सेल साइकिल में पढ़ा था कि सेल साइकिल में वेरियस फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज, G2 फेज एंड M फेज। जिसमें G1 फेज में और G2 फेज, जिसको ग्रोथ फेज कहते हैं, उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, जबकि जो S फेज होता है, जो जिसको सिंथेसिस फेज कहते हैं, उसमें डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी कि डीएनए डुप्लीकेट होता है, रेप्लिकेट होता है और एक डीएनए से दो डीएनए फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो डीएनए एक्चुअली है क्या? तो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जो कि क्रोमोसोम में आप कह सकते हो कि वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है और उसका क्रोमेटिड का फॉर्मेशन करता है। तो जब डीएनए डुप्लीकेट होता है तो एक क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड बन जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। फिर जब G2 फेज होता है तो G1, S और G2 फेज, ये तीनों फेज आते हैं इंटरफेज में। ठीक है। इंटरफेज का मतलब ये है प्रिपरेटरी फेज कहलाता है। उसमें प्रिपरेशन होता है, सेल प्रिपेयर करती है अपने आप को डिवीजन के लिए। ठीक है। तो जो भी मटेरियल या प्रोटीन या जो साइज चाहिए सेल को डिवीजन के लिए, वो सारी चीजें प्रिपेयर होती हैं इंटरफेज में, यानी कि G1, S और G2 फेज। आफ्टर G2 फेज M फेज स्टार्ट होती है, यानी कि सेल जो है वो डिवीजन के लिए जाता है। डिवीजन में सेल, अगर वो सोमैटिक सेल है तो माइटोटिक डिवीजन करेगी। अगर वो जर्म सेल है, यानी सेक्सुअल या जो भी सेक्स सेल्स हैं, ठीक है, जैसे कि अ, जो कि आगे चल के गैमेट बनाएंगे, वो डिवाइड होते हैं मियोटिक डिवीजन। फिर हमने बताया था कि जो माइटोटिक डिवीजन होता है वो सोमैटिक सेल में कैसे होता है, उसमें चार फेजेस होती है। चार फेजेस का मतलब है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों फेजेस होते हैं। प्रोफेज में सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, न्यूक्लियोलस वो भी डिसअपेयर हो जाता है, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि जो पहले क्रोमोसोम डिफ्यूज थे, स्कैटर्ड थे, अनक्वाइल्ड थे, अब वो क्वाइल्ड हो जाते हैं इस पर्टिकुलर स्टेज में, और वो एक पर्टिकुलर शेप में रहते हैं। ठीक है। फिर क्रोमोसोम मेटाफेज, फिर सेल जो है मेटाफेज में पहुंचती है। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम जो है वो मेटामेरिक प्लेट यानी कि इक्विटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं, मिडिल में आ जाते हैं, और मिडिल में अरेंज हो जाते हैं। और अरेंजमेंट के लिए जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो उसको अरेंज करते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या है? जो सेंट्रियोल होता है, जनरली सेंट्रियोल एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है। तो प्लांट सेल में माइटोटिक ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है। ठीक है। तो वो सेंटर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है, और स्पिंडल फाइबर फिर क्रोमोसोम से या तो सेंट्रोमियर से, जनरली सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, या फिर उसके क्रोमेटिड से अटैच होके उसको इक्वेटोरियल प्लेट तक लाते हैं। ठीक। फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे मेटाफेज में वो पहुंच जाते हैं। जब एनाफेज होता है, यानी कि थर्ड फेज, तो एनाफेज में जो स्पिंडल फाइबर है वो डीपॉलीमराइज होते हैं, यानी कि अब उनका साइज जो है वो छोटा होता जाता है। जब वो छोटा होता जाता है तो जनरली वो क्या होंगे, अपने अपने पोल के तरफ मूव करना शुरू करेंगे। तो अपने तरफ जब मूव करते हैं तो वो अपने साथ क्रोमेटिड्स को भी मूव करा देते हैं, यानी कि इस समय अब जो क्रोमोसोम के पास दो क्रोमेटिड्स थे
वो अब ब्रेक हो जाते हैं सेंट्रोमियर की पोजीशन पे, और ब्रेक होके वो इक्वेटोरियल प्लेट से होते हुए अपने रेस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। तो इस तरीके से हाफ ऑफ द क्रोमेटिड्स वो एक साइड हो जाते हैं, अपर साइड मान लीजिए, और हाफ ऑफ द क्रोमेटिड्स वो लोअर साइड हो जाते हैं। ठीक है, क्रोमेटिड्स की बात कर रहा हूँ, क्रोमोसोम तो सेम ही है। फिर अब क्योंकि क्रोमेटिड्स डिवाइड हो गए तो अब क्रोमोसोम के नंबर भी डबल हो गए। ठीक है, हाफ क्रोमेटिड्स ऊपर हो गए, हाफ क्रोमेटिड्स नीचे हो गए, यानी कि अगर क्रोमोसोम 10 है तो 10 ऊपर क्रोमेटिड्स हो गए और 10 ही नीचे क्रोमेटिड्स हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट फेज यानी कि टीलो फेज में क्या होता है, टीलो फेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं अब उनके अराउंड न्यूक्लियोलस सॉरी न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। और हर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन के बाद, यानी कि एक न्यूक्लियस बन गया, ठीक है, 10 क्रोमेटिड्स ऊपर थे उसके अराउंड में क्रोमेटिड्स बन गया, 10 क्रोमेटिड्स नीचे थे उसके अराउंड में क्रोमेटिड न्यूक्लियस बन गया, और सभी न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस वापस से रीअपियर हो जाता है। यानी कि इट इज जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में ये चीजें डिसअपियर होती थी, यहाँ पर ये में रीअपियर होती। ठीक है, तो यानी कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है टीलोफेज में। देन आफ्टर टीलोफेज अब क्या होती है, सेल जो है वो मिडिल से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, यानी कि अब साइटोकाइनेसिस होती है। इससे पहले अभी तक न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा था जिसको कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। देन अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा जिसको साइटोकाइनेसिस कहेंगे। साइटोकाइनेसिस से अब वो मिडिल से डिवाइड होगी, तो अपर साइड वाली एक जो जिसके ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी थी वो एक टाइप की सेल बन जाएगी, और नीचे जिसमें भी 10 क्रोमोसोम थे, क्रोमेटिड्स थे, और वो एक टाइप की सेल बन जाएगी। तो इस तरीके से एक सेल से दो सेल बन जाएगी जब मिडिल से वो डिवाइड होगी। ठीक है, डिवाइड होने का भी तरीका मैंने बताया था आपको, खैर अभी हम डिटेल में बता देंगे। तो इस तरीके से माइटोटिक डिवीजन से एक मदर सेल टू डॉटर सेल का निर्माण करती है। ये है सेल डिवीजन की माइटोटिक फेज। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे मियोटिक फेज। मियोटिक और माइटोसिस क्या पर्टिकुलर डिफरेंस है, ये भी हमें क्लियर हो जाएगा जब हम मियोसिस को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आज का टॉपिक है मियोसिस। ठीक है, मियोसिस या इसको माइटोसिस भी कहते हैं, सॉरी मियोटिक डिवीजन भी कहते हैं। ठीक, या फिर इसको इक्वेटोरियल डिवीजन सॉरी रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि इसको रिडक्शनल डिवीजन या रिडक्शन डिवीजन क्यों कहते हैं। देखिए अब इसको समझते हैं। कोई भी यूकैरियोटिक सेल होगी, तो जनरली यूकैरियोटिक सेल में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, 2n का मतलब होता है वो डिप्लॉयड होती है। ठीक है, अब डिप्लॉयड क्या होता है, डिप्लॉयड का मतलब ये होता है कि इनके पास जो क्रोमोसोम होते हैं वो पेयर में होते हैं, यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे पाए जाते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऐसे पाए जाते हैं कि वन सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो मदर से मिलता है, और वन सेट ऑफ क्रोमोसोम फादर से मिलता है। ओके, तो वन वन सेट इक्वल टू हो गया पेयर ऑफ क्रोमोसोम।
तो पेयर ऑफ क्रोमोसोम यूकैरियोटिक सेल में यानी कि 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। जब मियोटिक डिवीजन होता है तो आफ्टर मियोटिक डिवीजन, जब मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो ये 2n n में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसीलिए यानी कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम नाउ बिकम वन सेट ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर डिवीजन ऑफ या आफ्टर मियोटिक डिवीजन। इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है पर्टिकुलर डिवीजन में। ठीक है, कभी भी पूछा जाए कि रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं मियोटिक डिवीजन को या माइटोसिस को, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मदर सेल बिकम्स कन्वर्टेड टू या रिड्यूस टू वन सेट ऑफ क्रोमोसोम या हाफ ऑफ द क्रोमोसोम। देयरफॉर the process, yeah, the division is known as reductional division. Okay. अब हम इसके करेक्टरिस्टिक समझते हैं कि क्या क्या जनरल करेक्टर होते हैं मियोटिक डिवीजन के। ठीक है, क्या क्या पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं मियोटिक डिवीजन के। तो मियोसिस इज ए टाइप ऑफ सेल डिवीजन occur in sexually reproducing cells या रिप्रोड्यूसिंग यूकैरियोट्स, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बताया। ठीक है, और रिजल्टिंग 4 डॉटर सेल containing half of the number of क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस अगर आपको बताना है, डिफाइन करना है मियोसिस में क्या होता है, तो मियोसिस जनरली सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और एक मदर सेल 4 डॉटर सेल का निर्माण करती है और ईच डॉटर सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, हर एक डॉटर सेल हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखते हैं कंपेयर टू मदर सेल। ठीक, तो ये है मियोसिस का डेफिनेशन या मियोसिस का बेसिक करेक्टरिस्टिक। आप देखिए कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। अच्छा, ये भी समझते हैं, एक लाइन है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कि मियोसिस occurs only in germ cells। ये सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स में होगी। जर्म सेल्स कौन कौन सी होती हैं? गोनेट्स। ठीक है, जर्म सेल्स जनरली पाई जाती है गोनेट्स में, यानी कि जो मेल गोनेट होगा या फिर फीमेल गोनेट होगा जहां पर फॉर्मेशन हो रहा होगा किसका? गैमेट का। ठीक है, तो मेल गोनेट फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन की बात करें तो मेल गोनेट इज ए टेस्टिस और फीमेल गोनेट इज ए ओवरी। और जहां पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट यानी कि ओवम।
ठीक है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ऑलवेज कंटेन ए हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज कंपेयर टू पेरेंट्स। जैसे कि पेरेंट्स में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो मेल गोनेड यानी कि स्पर्म में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, फीमेल गोनेड यानी कि ओवम में भी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे। और आफ्टर फ्यूजन यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं, देन दे बिकम टू इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तब इनके पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि 23 मिल जाएंगे स्पर्म से, 23 मिल जाएंगे ओवम से, और जाइगोट बनता है। तो ये जरूरी है, नेसेसरी है कि ये पहले डिवाइड हो, ठीक है। उसके बाद फिर अगर डिवाइड नहीं होंगे तो 46 और 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम स्पर्म में भी होंगे और ओवम में भी होंगे, और जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी जाइगोट फॉर्मेशन होगा, तो फिर ये टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे क्रोमोसोम, यानी कि 92 क्रोमोसोम हो जाएंगे, ठीक है, जो कि डबल हो जाएंगे जो पेरेंट्स हैं। तो फिर क्या होगा, उससे फिर एनोमलीज यानी कि जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ एक क्रोमोसोम के बढ़ने या घटने से कई सारे सिंड्रोम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 21 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो 46 में जो 21 क्रोमोसोम है, यानी कि 21वें नंबर वाला क्रोमोसोम अगर बढ़ जाता है तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। उसी तरीके से 18 ट्राइसोमी, उसमें फिर एडवर्ड हो जाता है। और उसी तरीके से अगर 13 ट्राइसोमी होगी तो पटाओ सिंड्रोम। तो सिंड्रोम, कोई भी नंबर अगर क्रोमोसोम बढ़ता है या घटता है, फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम घट गया, यानी कि 46 से 45 हो गया, तो टर्नर सिंड्रोम। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल हो, इसके कारण ही मियोटिक डिवीजन होता है जर्म सेल्स में, ठीक है। तो अब हम इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस में आ गए क्या। हाँ ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑब्लिक फेजेस ऑफ मियोटिक डिवीजन। तो जो मियोटिक डिवीजन होता है, इट कंपोज ऑफ टू राउंड ऑफ सेल डिवीजन। इट कंपोज ऑफ टू राउंड ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है। नेमली मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। ठीक है, तो मियोसिस जो है, इसमें टू टाइम डिवीजन होता है, जबकि आप ने इससे पहले पढ़ा था माइटोसिस, जिसमें सिंगल डिवीजन होता है, ठीक है, जिसकी हमने 4 फेजेस बताई थी, प्रो, मेटा, एना एंड टीलोफेज। बट मियोटिक डिवीजन टू टाइम होता है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। ईच राउंड ऑफ डिवीजन each round of division contain a period of karyokinesis, यानी न्यूक्लियर डिवीजन,
एंड साइटोकाइनेसिस। यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। ठीक है, तो हर एक डिवीजन के बाद, मतलब हर एक डिवीजन में दोनों प्रोसेस होंगी। कैरियोकाइनेसिस होगी यानी न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट होगा, देन साइटोकाइनेसिस होगी यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, यानी मियोसिस फर्स्ट में भी सेम प्रोसेस होगी, मियोसिस सेकंड में भी सेम प्रोसेस होगी, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन एंड साइटोप्लाज्मिक डिवीजन दोनों में होगा। ओके, अब कौन कौन सी पर्टिकुलर स्टेजेस होती हैं मियोसिस में? तो सबसे पहले जो फर्स्ट राउंड ऑफ डिवीजन है यानी कि मियोसिस फर्स्ट, तो जो मियोसिस फर्स्ट है इट इज ए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ meiotic division. It is a longest phase of meiotic डिवीजन। तो सबसे लंबी फेज होती है meiotic डिवीजन की मियोसिस फर्स्ट। और इसी में इन रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर टेक्स प्लेस। इसी में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो रिड्यूस होता है, कम होता है इसी पर्टिकुलर फेज में। और आफ्टर डिवीजन, आफ्टर meiotic division first, two daughter cell formed, दो डॉटर सेल बनती हैं। ठीक, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू या इट इज डिवाइडेड लिख देते हैं, फर्दर क्यों लिखेंगे, या इस तरीके से लिखते हैं कि मियोसिस फर्स्ट कंटेन फॉलोइंग स्टेप्स। ठीक है, इसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, सेम वही जो माइटोसिस में होगा, जिससे पहले हमने माइटोसिस में पढ़ा था, सेम चीजें होती इसमें भी। इसमें भी सबसे पहली फेज होगी प्रोफेज फर्स्ट, जो कि पहली है। सेकंड है मेटाफेज फर्स्ट, थर्ड एनाफेज फर्स्ट, और फोर्थ है टीलोफेज फर्स्ट। तो इस तरीके से मियोसिस फर्स्ट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू फोर फेजेस, या इट कंटेन फोर फेजेस, प्रोफेज फर्स्ट, तो मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। ठीक, अब हम एक एक स्टेप्स को देखते हैं कि प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, मेटाफेज में और एनाफेज में। तो फर्स्ट हो गया प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, तो प्रोफेज फर्स्ट इज ए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड
It is most complicated and important phase of cell division of या process. जो important है अभी बताते हैं आपको. It is further divided into 5 successive phase. ये 5 phases में डिवाइड होती है. फर्स्ट है लेप्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है पैकीटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन और फिफ्थ है डाइकाइनेसिस. तो 5 फेजेस होती हैं प्रोफेज फर्स्ट की. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस. एज वी नो दैट कि मियोसिस जो होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है, लेकिन उसमें भी प्रोफेज फर्स्ट इज ए लॉन्ग फेज, क्योंकि इसमें 5 स्टेजेस होती है. लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस. ओके. अब व्हाट इज हैपन इन दीज फेजेस, यानी कि लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकीटीन में क्या होता है और डिप्लोटीन में क्या होता है, इसको समझते हैं. तो लेप्टोटीन में जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस्ड appear as thread like. ठीक है, थ्रेड लाइक दिखाई देते हैं. जो क्रोमोसोम होते हैं वो न्यूक्लियस में बूफे की तरह होते हैं. बूफे तो आप समझते ही है कि जैसे फ्लावर का एक सॉरी बुके, बुके नहीं, बुके, जैसे फ्लावर का बंच होता है जिसको बुके कहते हैं, वैसे ही बंच ऑफ क्रोमोसोम जो है लेप्टोटीन स्टेज में न्यूक्लियस के अंदर दिखाई देते हैं. ठीक है. थ्रेड लाइक अनक्वाइंड स्ट्रक्चर होते हैं ड्यूरिंग दिस फेज लेप्टोटीन. नाउ इन जाइगोटीन जो क्रोमोसोम होमोलोगस होते हैं वो एक पास में आ जाते हैं और पेयर कर लेते हैं एक दूसरे को. ठीक है. और पेयरिंग जो होती है वो किसके कारण होती है, वो होती है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के कारण. ठीक है. यानी पेयरिंग के लिए जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है वो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स से बनना होता है. ठीक. तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होते हैं ये समझते हैं. पहले लिख लेते हैं इसको कि जाइगोटीन में क्या होता है. होमोलोगस क्रोमोसोम become paired because of formation of synaptonemal complex. ठीक है. अब समझते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है. देखिए, क्रोमोसोम हमने आपको बताया था कि मदर एंड फादर, मदर से फीमेल गैमेट बनेगा यानी ओवम, और फादर से मेल गैमेट यानी कि स्पर्म. ठीक. अब इनके पास 23 क्रोमोसोम है, इनके पास भी 23 क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम 23 कैसे होंगे,
इस तरीके से अरेंज होंगे 1 2 3 4। इसी तरीके से इनमें भी क्रोमोसोम 1 2 3 4 इस तरीके से अरेंज होते हैं 1 2 3 4। अब जब फ्यूजन होता है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होंगे तो जायगोट बनेगा। तो जायगोट बनने के बाद ये जो क्रोमोसोम है वो क्या होंगे, वो पास में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अभी ये दो अलग अलग न्यूक्लियस में थे, अब दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया तो एक सेम न्यूक्लियस हो गया। सेम न्यूक्लियस में अब हर एक क्रोमोसोम अपने अपने पेयर को ढूंढेगा। फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो फर्स्ट को ढूंढेगा, जो सेकंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेकंड को ढूंढेगा, जो थर्ड वाला है वो थर्ड को ढूंढेगा और फोर्थ वाला फोर्थ को ढूंढेगा। ठीक है, क्यों ढूंढेगा? बिकॉज दे आर लुक सिमिलर, यानी कि दे मार्फोलॉजिकली सिमिलर, दे कंटेन सेम नंबर ऑफ जीन या सेम नंबर ऑफ, हाँ सेम नंबर ऑफ जीन या सिमिलर टाइप ऑफ जीन, ये एक ही तरीके के जीन रखते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तो जो पास पास क्रोमोसोम आ रहे हैं यानी कि फर्स्ट एंड फर्स्ट, दे आर होमोलोगस। ठीक है, तो होमोलोगस समझ में आया? होमोलोगस क्रोमोसोम आर दोस क्रोमोसोम, दे आर मार्फोलॉजिकली सिमिलर एंड दे कंटेन सेम नंबर ऑफ या दे कंटेन सेम टाइप ऑफ जीन। ठीक है, तो ऐसे क्रोमोसोम जिनके पास जीन सेम हो और दे जिनका साइज सेम हो और जिनके पास जो है वो जीन सेम टाइप के हो, वो कहलाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। तो होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे? इस पर्टिकुलर स्टेज में, जाइगोटिन की स्टेज में एक पास आ जाएंगे, यानी कि इस तरीके से वो पेयरिंग कर लेते हैं। अब पेयरिंग भी जो है वो किसके कारण हो रही है? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के कारण। अब इनके बीच में जो क्रोमेटिड है उनके बीच में साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, ये कहलाता है साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये आपके मॉडल सेट में पूछा भी गया है कि साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स किस पर्टिकुलर स्टेज में बनता है, तो किसमें बनता है? जाइगोटीन स्टेज। तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का काम क्या है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच रखता है, यानी कि उनमें पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग एक प्रोसेस होती है जिसको साइनेप्स कहते हैं। ठीक है, तो जाइगोटीन स्टेज में ही साइनेप्स भी पाई जाती थी। इस पर्टिकुलर स्टेज में ही साइनेप्सिस भी होती है, यानी कि साइनेप्स का फॉर्मेशन होता है, यानी पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम होता है। ओके, नाउ व्हाट हैपन इन पैकेटिन स्टेज? अब these homologous chromosome become paired। ठीक है, अब पेयरिंग के बाद दे स्टार्ट रिपेलिंग, वो एक दूसरे से अलग होना शुरू होंगे। तो जब अलग होता है तो कुछ सेगमेंट यहां पर एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब साइनेप्स होगा होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आएंगे, देन ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे और क्रॉसिंग के कारण क्या होगा? कुछ जो आफ्टर जो है, जब ये एक दूसरे से अलग होंगे तो कुछ पर्टिकुलर जीन उधर चले जाएंगे, कुछ पर्टिकुलर जीन इधर चले जाएंगे, या जीन का जो अरेंजमेंट है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से साइन यहां पर क्या होता है? पैकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस
एंड रिकॉम्बिनेशन अकर। तो दो चीजें हुई, एक प्रोसेस हुआ और एक रिजल्ट हुआ। प्रोसेस क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर एक प्रोसेस हुई और उसका रिजल्ट क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब कैसे हुआ? देखिए, जो होमोलोगस क्रोमोसोम थे, फॉर एग्जांपल इस तरीके से, ये एक क्रोमोसोम था, दूसरा, ये दूसरा क्रोमोसोम था। ठीक है, यहां मैंने सिंगल क्रोमेटिड्स बनाए, यहां पर डबल बनाए हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी हम इसको डबल कर सकते हैं। ये देखिए डबल हो गया, क्योंकि जब इंटरफेज होता है, जैसे हमने बताया था इंटरफेज में G1 S और G2 फेज होती है, तो S फेज में जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो डबल हो जाते हैं, यानी कि जो डीएनए होता है डुप्लीकेट होता है, तो एक डीएनए से दो डीएनए बन जाते हैं। तो इस तरीके से एक क्रोमेटिड से दो क्रोमेटिड बन जाते हैं, लेकिन क्रोमोसोम जो है वो इक्वल होते हैं, क्रोमोसोम चेंज नहीं होते। तो इस तरीके से दो क्रोमेटिड्स हैं, ये एक ही जो क्रोमोसोम के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं उनको सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं। उनको क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड। और जो डिफरेंट अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम के पास है उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर हमेशा जो है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो गया। ठीक है, यहां पर एक जीन था, एक यहां पर जीन था। इस तरीके से यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। ये मान लीजिए जीन कोई ए है, ये है कोई बी, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ बी होगा। यहाँ पर उसी का जस्ट जो जीन है उसी का जो एलीन का फॉर्म है वो यहाँ पर स्मॉल ए हो सकता है, यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ स्मॉल ए, यहाँ स्मॉल बी। ठीक है, देखिए ये जो कैपिटल ए और स्मॉल ए का कॉन्सेप्ट है, जब आप 12th में पहुंचोगे तब हम आपको अब बताएंगे कि कैपिटल ए का मतलब होता है कि जो भी क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो जीन होते हैं जनरली उनके दो वर्जन होते हैं। दो वर्जन का मतलब ये है कि या तो वो डोमिनेंट होंगे या फिर रेसेसिव होंगे। फॉर एग्जांपल अगर जो जैसा कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो उनके एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो पौधे लिए थे, एक टॉल एक ड्वार्फ। ठीक है, और उनको जब क्रॉस कराया तो उनको सारे टॉल मिले। ठीक है, इस तरीके से वो उन्होंने ऐसे कई सारे प्लांट लिए और उनके कई सारे करेक्टर पे स्टडी किया। तो टाल एंड ड्वार्फ ये करेक्टर क्या है? करेक्टर है हाइट का, कि हाइट के लिए कोई एक जीन होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इस करेक्टर के लिए। तो वो जो जीन है, फॉर एग्जाम्पल हाइट का जो जीन है वो ए है, तो वो अगर कैपिटल ए है इसका मतलब कि वो डोमिनेंट है यानी टॉल है, और स्मॉल ए है यानी कि वो रेसेसिव है यानी कि ड्वार्फ है। ठीक है, तो कैपिटल का मतलब होता है जनरली जो पॉपुलेशन में ज्यादा पाया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी ही पॉपुलेशन की बात करें, ह्यूमन की पॉपुलेशन में, तो ब्लैक हेयर, इंडिया में ब्लैक हेयर पॉपुलेशन ज्यादा पाई जाएगी कंपेयर टू ब्राउन हेयर। ठीक है, तो ब्लैक इज ए डोमिनेंट, ब्राउन इज ए रेसेसिव। उसी तरीके से आई कलर भी, जो आई में कॉर्निया कलर है जनरली वो ब्लैक होता है। ठीक है, कुछ में ब्लू भी मिलेगा, कुछ में ब्राउन भी मिलेगा, लेकिन वो रेसेसिव है क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है। तो इसी तरीके से, तो ये कैपिटल है और ये स्मॉल हो गया। तो जब इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हुआ यहाँ पर, तो आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जब ये वापस से अरेंज होंगे तो ये जो क्रोमोसोम है उनमें सेगमेंट चेंज हो जाता है। ये जो ए है ये इस वाले बी के साथ जुड़ जाता है, तो यहाँ पर कैपिटल ए हो गया और यहाँ पर स्मॉल बी हो गया। ठीक है, क्योंकि ये कैपिटल बी से की जगह पे ये स्मॉल बी के साथ जुड़ गया इस तरीके से।
और ये वाला जो कैपिटल ए है ये इस वाले बी के साथ जुड़ गया, तो ये कैपिटल स्मॉल ए और ये कैपिटल बी हो गया, और ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, क्योंकि यहाँ पर तो कोई जो है अटैचमेंट था नहीं। तो जहां पे अटैचमेंट होता है वहां पर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम हो सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। तो जो सेगमेंट एक्सचेंज हो जाते हैं वो सेगमेंट कहलाते हैं रिकॉम्बिनेशन सेगमेंट या रिकॉम्बिनेंट। जो आगे चल के गैमेट बनाएंगे तो ये गैमेट कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट गैमेट, ये कहलाएगा रिकॉम्बिनेंट गैमेट, जबकि ये जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये भी नॉन रिकॉम्बिनेंट या पेरेंटल गैमेट कहलाएगा। तो इस तरीके से आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जब क्रॉसिंग ओवर हो गया तो एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, न्यू कॉम्बिनेशन, नए कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हुए। इसीलिए पेरेंट्स में जो करेक्टर्स दिखते हैं ऐसा हमेशा नहीं होता है कि उनके चाइल्ड में सेम करेक्टर शो करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइट की अगर बात करें तो जनरली पेरेंट्स की हाइट अगर लंबी होती है तो चाइल्ड यानी उनके जो बच्चों की हाइट है वो भी लंबी ही होती है। उसी तरीके से जो छोटे होते हैं उनके बच्चों की हाइट भी छोटी होती है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। समटाइम्स क्या होता है, पेरेंट्स छोटे हैं और बच्चे लंबे हो जाते हैं, या बच्चे छोटे हो जाते हैं और पेरेंट्स लंबे हैं। वो इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वेरिएशन हो गया, यहाँ पर क्रॉस हुआ, तो जो करेक्टर फादर से मिलना चाहिए था वो मदर से मिल गया, और जो मदर से मिलना चाहिए था वो फादर से मिल गया। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है। तो कुछ करेक्टर मदर के पहुंचते, कुछ करेक्टर फादर के पहुंचते हैं। जनरली हाफ ऑफ द क्रोमोसोम दोनों से मिलते हैं तो हाफ ऑफ द करेक्टर दोनों के पहुंचते हैं। ठीक है, लेकिन कौन सा करेक्टर वहां पहुंच रहा है कौन सा नहीं पहुंच रहा है ये डिपेंड करता है कि क्रॉसिंग ओवर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, या सेम सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम सेम अरेंजमेंट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रॉसिंग ओवर होना फॉर इवोल्यूशन, यानी कि नई प्रजातियों के निर्माण के लिए। ठीक है, अगर आप सिमिलर ही रहेंगे तो आपका अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ, फॉर एग्जांपल नेचर में कुछ वेरिएशन डेवलप हुआ, वेरिएशन का मतलब कि नेचर चेंज हुआ, वेदर चेंज हुआ, तो वेदर चेंज होने के साथ साथ आप में भी चेंज होने चाहिए। लेकिन अगर कोई वेरिएशन दिखेगा ही नहीं तो आप में चेंज होगा ही नहीं। तो जो रिकॉम्बिनेशन है इट इज है रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन। रिकॉम्बिनेशन अगर होगा तो इवोल्यूशन के चांसेस बढ़ेंगे, यानी इवोल्यूशन जो है वो भी नेसेसरी प्रोसेस है अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करने के लिए। खैर, तो क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आई डिप्लोटिन। अब डिप्लोटिन स्टेज में कियाज मेटा का फॉर्मेशन होता है, कियाज मेटा फॉर्मेशन अकर। ठीक है, कियाज मेटा क्या होता है, देखिए हमने बताया था कि क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच है। एक दूसरे से इस तरीके से साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स की तरह अटैच। अब इस फेज में यानी डिप्लोटीन फेज में ये अटैचमेंट जो है वो खुलना शुरू होता है, यानी कि ये एक दूसरे से रिपेल होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। तो ये किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में जाके अटैच दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि चैन होती है तो चेन में दो अलग अलग बैंड होते हैं, एक लेफ्ट हो गया एक राइट हो गया, और बीच में जो है एक चेन का क्या चलता है कि लॉक होता है। ठीक है, जब लॉक टूट जाता है तो हम उसको रिपेयर कराते हैं। तो हम लॉक को जब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर करते हैं तो चेन खुलती है और बंद होती है। ठीक, तो उसी तरीके से सेरेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स चेन को बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, एक लॉक है, जब ये लॉक खुलेगा तो हो सकता है वो इस तरीके से खिलना शुरू और एक जगह पे जाके रुक जाए।
ठीक है, लॉक एक जगह पर लास्ट में जाके रुक जाता है, तो उसी तरीके से वो जो लॉक जहां पर रुक रहा है, सेम डिप्लोटीन स्टेज में भी वो लॉक जो रुका हुआ जगह है वही कहलाती है कियाज्मेटा। जहां पे ये रुक जाता है उसको क्या कहते हैं, कियाज्मेटा। तो कियाज्मेटा क्या है, इट इज ए फिजिकल अटैचमेंट, फिजिकल अटैचमेंट ऑफ होमोलोगस, या फिर आप कह सकते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक जगह पे अटैच है, उस अटैचमेंट को क्या कहते हैं, उस अटैचमेंट को कहते हैं कियाज्मेटा। ठीक है, तो ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। क्या क्या इंपॉर्टेंट था इसमें, एक कि साइनेप्सिस होती है, दूसरा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, तीसरा क्रॉसिंग ओवर होता है, और चौथा कियाज्मेटा का फॉर्मेशन होता है। और हर एक स्टेज में आपको ये याद रखना पड़ेगा किस स्टेज में क्या होता है। ठीक है, डाइकिनेसिस जस्ट लाइक अ प्रोफेज फर्स्ट ऑफ माइटोसिस। जैसे कि माइटोसिस में यहां पर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। दोनों जो है न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों डिसअपियर हो जाए। फॉर एग्जांपल अगर ये एक सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यहाँ पर क्रोमोसोम है और ये न्यूक्लियोलस है, तो क्या क्या चीजें गायब हो जाएंगी इस पर्टिकुलर स्टेज में। इस पर्टिकुलर स्टेज में ये जो मेम्ब्रेन है ये गायब हो जाएगी, और ये जो न्यूक्लियोलस है ये गायब हो जाएगा। यानी कि डाइकिनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस बोथ क्या हो जाएंगे, ये डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस यानी कि प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे की स्टेजेस पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। है